यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछला वीडियो क्लिप हमने देखा कि प्रतिबिंब कहते किसको हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब अगर बनता है तो किस प्रकार का बनता है, जिसमें हमने आभासी को देखा, और अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को हमने वास्तविक प्रतिबिंब के रूप में देखा। उसमें एक तथ्य और आपको देखना है कि यदि दो दर्पण हो किसी एंगल पर झुके हुए हों तो ऐसी स्थिति में उन दोनों दर्पणों से किसी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, इसको आपको देखना है। उसको देखने के लिए आपको देखना होता है दर्पण किस एंगल पर झुका हुआ है, दर्पण किस एंगल पर, किस कोण पर झुका है। अगर ये कोण थीटा है तो प्रतिबिंब की संख्या जो होती है, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर आप लिखते हैं 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये एक फार्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है। तो अगर दो दर्पण 90 डिग्री पर झुके हुए हैं तो उनके सामने रखी किसी वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, 3 बनेगा। इसी तरह से अगर थीटा का मान 60 हो या दो दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके हुए हों तो ऐसी स्थिति में उनके बीच अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब 360 अपॉन 60 माइनस 1, तो 360 अपॉन 60 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या n इक्वल टू लिखेंगे 360 अपॉन 60 माइनस 1, ये हो जाता है 6 और ये हो जाता है माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है 5। ये एक फार्मूला है 360 अपॉन थीटा माइनस 1 के आधार पर हम किसी एंगल पर झुके हुए दो दर्पणों के सामने अगर कोई वस्तु रखी है या कोई वस्तु बिंदु है तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या को हम निकाल सकते हैं। ये हमारा, यदि दो दर्पण है एक दूसरे से किसी एंगल पर झुके हुए हैं तो उनके सामने रखी किसी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए फार्मूला था 360 अपॉन थीटा माइनस 1। आज हम जिस टॉपिक को लेकर के आए हैं वो है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, उसको देखने के लिए हमने आज आपके सामने एक अवतल दर्पण रखा है और दूसरा उत्तल दर्पण रखा है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कह लीजिए गोलीय दर्पण से संबंधित अनेक तथ्यों के विषय में आपको जानकारी है कि ये जो है ध्रुव है और ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये जो है मुख्य अक्ष है। दूसरा, इसी तरह से ये इस उत्तल दर्पण का ध्रुव है, ये इस उत्तल दर्पण का फोकस है और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब इस गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति और उसके आकृति के निर्धारण के लिए हमारे पास कुछ नियम होते हैं। उस नियम को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो नियम लिखेंगे वो है गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति के निर्धारण के लिए नियम। क्या? गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा प्रकृति एवं आकृति के निर्धारण संबंधी नियम। तो वो कौन से नियम है जिसके आधार पर हम गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को देख सकते हैं, उसकी प्रकृति को देखते हैं और उसकी आकृति को देख सकते हैं
कि किस आकृति की प्रतिबिंब बन रही है, किस प्रकृति की प्रतिबिंब बन रही है और इसकी स्थिति कहाँ है। इसके निर्धारण के लिए हम 3 नियम को देखते हैं। तो पहला नियम यह है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोली दर्पण पर आपतन के पश्चात जब परावर्तित होती है तो या तो वह फोकस से होकर के जाती है या परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। क्या लिखेंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या तो परावर्तन के पश्चात गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है या परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और ये केस जो होता है वो उत्तल दर्पण के संदर्भ में होता है। उत्तल दर्पण के लिए यानी यदि अवतल दर्पण रहेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण के संदर्भ में, और उत्तल दर्पण के संदर्भ में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात लगेगा कि फोकस से होकर के आ रही है। तो इस नियम को अगर इस फिगर में देखें तो पहले क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कोई वस्तु है और अब आपको मान के चलना है कि वस्तु एक प्रकाश स्रोत के रूप में है, वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण जो निकल रही है उसमें से एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये प्रकाश की किरण ऐसे चल रही है, ये, और प्रकाश की किरण या तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब यहां से ये परावर्तित होगी क्योंकि ये परावर्तक तल है, तो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाएगी ये। अगर ये अवतल दर्पण है तो ये कंडीशन होगा। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के संदर्भ में ये कंडीशन होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये अवतल दर्पण के लिए हो गया। अब उत्तल दर्पण के लिए क्या होगा कि परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो अब यहां पर हम एक वस्तु ले लेते हैं, इससे एक समानांतर प्रकाश की किरण ले चलते हैं मुख्य अक्ष की, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चली। अब परावर्तन के पश्चात लगेगा कि ये कहां से होकर के आ रही है, ये परावर्तन के पहले इधर जा रही है। और अगर हम यहां से देखें, यहां से देखें
से आ रही है, ये फोकस से होकर के आ रही है। तो ये हो गया उत्तल दर्पण के संदर्भ में। तो ये पहला नियम हुआ कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण या तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, और या तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, जैसा कि हम यहां से देख रहे हैं, ये आती हुई प्रतीत होती है। ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम जो है उसको देखते हैं। लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दूसरा नियम हो जाएगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली ये हो गया अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, यानी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण के संदर्भ में, या गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण के केस में ये होगा, और उत्तल दर्पण के केस में होगा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इसको फिगर में देखना चाहे तो हम क्या देखेंगे कि इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ये तो इस वस्तु से प्रकाश की किरण एक चल रही है, वो कहां से होकर के जा रही है, मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, ये है ना, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो ये अवतल दर्पण है। यहां पर गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गए। तो ये दूसरा नियम हो गया अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए यहीं पर लिखेंगे, उत्तल दर्पण के लिए क्या है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली। तो गोलीय दर्पण यह है, एक तरह से उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या देखेंगे कि मुख्य फोकस की ओर ये वस्तु है, यहां से मुख्य फोकस की ओर जा रही जो प्रकाश की किरण यहां पर पड़ती है और परावर्तित होगी, परावर्तित होकर कहां चली जाती है, मुख्य के समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। इस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, फोकस से होकर के जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो गई। इस वस्तु से प्रकाश की किरण चली, फोकस की ओर जा रही है, लेकिन बीच में परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जा रही है। तो ये दूसरा नियम हो गया आपका। अब तीसरा नियम है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। तो तीसरा नियम जो होगा आपका ये होगा कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली
जाने वाली, ये होगा अवतल दर्पण के लिए। या वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाती है, अपने मार्ग पर वापस हो जाती है, वापस हो जाती है। ये तीसरा नियम हो गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण या तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जा रही हो या गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जा रही हो, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस चली जाती है। तो ये हमारा इसके पहले जो हमने बनाया था पहला फिगर था, ये दूसरा नियम से संबंधित फिगर है, और तीसरा नियम से संबंधित फिगर हम देख रहे हैं। एक प्रकाश की किरण है, मान लीजिए ये वस्तु है, यहां से प्रकाश की किरण चली और ये वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर क्या होगी, वापस चली जाएगी। ये ऐसे जा रही थी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। तीसरे नियम के आधार पर यहां पर वस्तु से जो प्रकाश की किरण चल रही है वो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, देख लीजिए वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, लेकिन बीच में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर, ये इधर की तरफ जा रही थी, अपने मार्ग पर वापस चली गई। तो ये तीसरा नियम रहा। तो ये तीनों नियम रहे। पहला नियम ये कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर के जाती है या फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर अवतल दर्पण है तो फोकस से होकर के जाएगी, उत्तल दर्पण है तो फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो फोकस से होकर जाएगी अवतल दर्पण के संबंध में और फोकस की ओर होकर के जाएगी उत्तल दर्पण के संबंध में। और तीसरा नियम जो है वो है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। ये हमारा अवतल दर्पण है, उसके सामने मान लेते हैं यहां पर एक वस्तु है। अब इस वस्तु के प्रतिबिंब को हमको देखना है कि कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम जो तीन नियम थे उसमें से कोई दो नियम का उपयोग करेंगे। मान लेते हैं पहले नियम का उपयोग करते हैं, उसमें लिखा हुआ है मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, या कह लें अवतल दर्पण के संदर्भ में परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। तो यहां से प्रकाश की किरण एक ले चलते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जो है वो फोकस से होकर के जाएगी। तो ये आपतित प्रकाश की किरण है और परावर्तन के पश्चात अगर ये फोकस है तो फोकस से होकर के ऐसे चली जाएगी। ये पहला नियम लगा लिया। पहले नियम के आधार पर यह परावर्तित किरण को हमने फोकस से लेकर के गया। दूसरा नियम जो है वो यह है कि फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, ये अवतल दर्पण है तो ऐसी स्थिति में फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो यहां से प्रकाश की किरण लेते हैं और उसको हम फोकस से लेकर के जाते हैं ऐसे। ये आपतित प्रकाश की किरण है और परावर्तन के पश्चात आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। अब दोनों ही प्रकाश की किरणें, पहले दिन हम बताए थे प्रतिबिंब की स्थिति के लिए
कि दो परावर्तित प्रकाश की किरणें जहां पर काटती हैं वहीं क्या हो जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाता है। तो एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है, ये दोनों यहाँ पर काट रही है। ये जो होगा, अगर ये बिंदु ए है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, ए डैश, इस बिंदु का क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी ए डैश क्या होगा, प्रतिबिंब होगा किसका, इस बिंदु का। हमने क्या किया, पहला नियम लगाया, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती है। दूसरा नियम, फोकस से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमने दोनों नियम लगा करके दोनों परावर्तित किरण जहां मिल रही थी वही बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु हो जाएगा। अब यहां पर हम उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को ऐसे देखते हैं, ये इसके प्रतिबिंब की स्थिति को हम देखना चाहते हैं। फिर पहला नियम लगाइए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के संदर्भ में क्या होता है कि परावर्तन के पश्चात लगेगा कि कहां से होकर के जा रही है, लगेगा कि मुख्य फोकस से आ रही है। ये लग रहा है कि यहां से ये जो फोकस है यहां से आ रही है। ठीक, दूसरा हो गया, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, फोकस की ओर जाने वाले प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण लग रहा है कि फोकस की ओर जा रही है, लग रहा है फोकस की ओर जा रही है। ये इस तरह से ऐसे, ठीक, लग रहा है फोकस की ओर जा रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी इस तरह से। एक परावर्तित किरण ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात लग रहा है कि फोकस से होकर के जा रही है। ये फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब ये परावर्तित किरण एक ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। दोनों को हम अगर इधर बढ़ाते हैं तो कहीं भी ये एक दूसरे को नहीं काट पाते हैं, तो इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। हमने पहले दिन बताया था कि अगर दो परावर्तित किरणें आगे जाने पर नहीं काटते तो उसको पीछे बढ़ाते हैं, और पीछे बढ़ाते हैं देखते हैं कि कहां से दोनों परावर्तित किरणें आ रही हैं। तो इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ये परावर्तित किरणें पीछे बढ़ रही इस तरह से, और ये परावर्तित किरण ऐसे पीछे बढ़ रही ऐसे। ये दोनों कहां मिले, यहां पर मिल रही। ये परावर्तित किरणें पीछे बढ़ गई और ये भी परावर्तित किरण पीछे बढ़ गई, और दोनों कहां मिले, यहां पर मिल रही। तो इस वस्तु ए का प्रतिबिंब कहां बन गया, ए डैश पर बन गया। तो ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया वस्तु, यहां पर ये हो गया वस्तु और ये हो गया प्रतिबिंब। तो इस तरह से हम अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां है। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं कहां। लेकिन इन दोनों प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इन दोनों प्रतिबिंब में पहले अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु था उससे परावर्तित किरणें वास्तव में ये परावर्तित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी, दोनों एक दूसरे पर मिल रही थी। तो ये प्रतिबिंब जो होगा इसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे पर वास्तव में मिल रही है। अब ये प्रतिबिंब क्या होगा, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पर लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इस बिंदु से परावर्तित किरणें आ रही हैं। और जब प्रतीत हो रहा है तो ये जो बिंदु होगा ये आभासी प्रतिबिंब होगा किसका, वस्तु का। तो ये हो गया आभासी प्रतिबिंब। तो ये अब यहां से क्या देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी बन गया। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक बन गया। तो अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में वस्तु अगर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन तीनों नियम में से किन्हीं दो नियम को लगा करके आप निकाल सकते हैं। यहां पर इसी तरह से उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा,
किन्हीं दो नियमों को लगा करके आप प्रतिबिंब की स्थिति को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति को जानने के लिए स्थिति कहाँ बन रही है, प्रकृति कैसी बन रही है, वास्तविक की आभासी, छोटा की बड़ा और उल्टा की सीधा, ये प्रकृति है। तो इसके विषय हम डिटेल में अध्ययन करेंगे इसके बाद के वीडियो में। तो आज हमने केवल यही देखा कि गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसको जानने के लिए हमने 3 नियम को देखा। पहला नियम था कि गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु है तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से होकर के जाएगी या तो लगेगा कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के आ रही है। दूसरा नियम था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के संदर्भ में और फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के संदर्भ में होता है। तीसरा नियम होता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। तो इन 3 नियम के आधार पर हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति को जान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा और आगे का वीडियो क्लिप हमारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब को हम कैसे देखेंगे, कैसे उसकी स्थिति और प्रकृति को जानेंगे, उससे संबंधित होगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। हम देखते हैं कि आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देख करके कोरम पूरा करते हैं। तो कोरम पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर वास्तव में आपको फिजिक्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्लीज पूरा वीडियो आप देखा कीजिए ताकि जो भी तथ्य फिजिक्स से संबंधित दिए जाए आपका वो क्लियर हो सके, आपको समझ में आ सके। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक।